दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इतिहास के कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं आपके सामने, जो कि उत्तर प्रदेश PCS प्री के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हमको नज़र आ रहे हैं। और यह हमने लिए हैं पूर्वावलोकन घटना चक्र से, घटना चक्र के पूर्वावलोकन से लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? ब्रह्मगिरी से, ब्रुजहोम से, कोल्डिहवा से या फिर मेहरगढ़ से। तो इसका आंसर है मेहरगढ़ से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं हम। यह क्वेश्चन इस प्रकार से है, मूर्त पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या फिर कुषाण काल, कब से माना जाता है? तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा। मूर्त पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ हैं। यानी ये कहाँ से होता है? पूर्व आर्य काल से। प्रारंभ में पूर्व आर्य काल से यह प्रारंभ है। कहाँ से? पूर्व प्री आर्यन काल से। राइट प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल, नीला, हरा, पांडु या फिर नीला रंग का। तो इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा आपको। प्रारंभिक हड़प्पा दौर में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से प्रचालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणी में बांटा गया। एक को बिना डिजाइन वाले बर्तन, दूसरे को चित्रित मृदभांड कहा गया। मृदभांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग में रूप लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी, निचले हिस्से में काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। तो लाल सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर काला रंग। लाल और काला रंग। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, जातक कथा, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यापनी किसका एक संप्रदाय था? अगला क्वेश्चन है। यापनी किसका एक संप्रदाय था? अगला क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो इसका आंसर है सीधा यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था। यापनी, जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई है, तथापि कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? यापनी जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने है, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से या कौशाम्बी से। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है साथियों आपके सामने। उदयन वासवदत्त की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। तो ध्यान रखना है, स्वप्न वासवदत्तम जो कि एक नाटक है, वो किसका है? महाकवि महाभास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आइए बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो कुछ इस प्रकार से इसका है, मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से देख लीजिएगा। बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर के सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया।
रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। किसके अभिलेख से? रुद्रदामन के। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से यानी अफगानिस्तान, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक यानी टीपू सुल्तान और हैदर अली के शासन सत्ता के पास आ गया, यानी उस क्षेत्र में। बाद में वो लोग आए नेक्स्ट, यानी बाद में इनके क्षेत्र बन गए हैदर अली और टीपू सुल्तान के, मैसूर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया। किसको? मिहिर कुल को पराजित किया किसने? बुद्धगुप्त, यशोधर्मन, शशांक, प्रभाकर वर्धन। किसने पराजित किया? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है साथियों। चीन यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश बालादित्य तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को पूरी तरह से पराजित किया गया था। मिहिर कुल को बुरी तरह से पराजित किया गया था। किसने? मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा और गुप्त नरेश बालादित्य द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है आपके सामने इस प्रकार। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने है। हर्ष की बीजों के फलस्वरूप, किसकी बीजों के फलस्वरूप? हर्ष की बीजों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन सेकंड भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। ऐसी स्थिति में दोनों में युद्ध अवश्यंभावी हो गया। फलतः नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया। हर्ष पराजित हो गया भाई। किसके द्वारा? पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। दो साक्ष्य मिलते हैं इस युद्ध के। पहला कौन सा मिलता है? पहला मिलता है पुलकेशिन सेकंड की ऐहोल प्रशस्ति एवं दूसरा मिलता है ह्वेनसांग का विवरण, युद्ध विवरण। ह्वेनसांग का विवरण युद्ध के साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं, बढ़ते हैं दोस्तों। ह्वेनसांग की भारत यात्रा में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए ह्वेनसांग की भारत यात्रा में उस समय सूती वस्त्रों के लिए उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वाराणसी, मथुरा, कांची या पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। चीनी यात्री ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग, राइट। चीनी यात्री ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कहाँ का था? चीन का था। कहाँ का था? चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन 606-647 ईस्वी के समय भारत में आया। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। क्या था? मथुरा। जबकि वाराणसी, ध्यान रखिएगा, मथुरा सूती वस्त्रों के लिए और वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। रेशमी वस्त्रों को, रेशम को कौसे कहा जाता था। कौसे का जो इस्तेमाल है, कौसे शब्द का इस्तेमाल रेशम के लिए प्रयोग करते थे। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण यहाँ का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थे।